Good afternoon, students. Today we will start our next topic, and that is foreign trade under the British rule. Under the British rule and demographic profile during the British rule. Okay, and students, in our previous lecture, we have already discussed about the agriculture sector on the eve of independence and industrial sector on the eve of independence. And industrial sector on the eve of independence, in which we studied about the decay of handicrafts, okay, and in which we studied discriminatory tariff policy of the state, disappearance of princely courts, competition from machine-made products, new patterns of demand, introduction of railways in India. Okay, and second we discussed bleak or notional growth of modern industry. So students, today we will discuss foreign trade under the British rule. सो क्या था ये ब्रिटिश फॉरेन ट्रेड ब्रिटिश रूल के दौरान, ये कैसा था हमारा? वैसे तो व्हाट इज फॉरेन ट्रेड, यू नो दैट क्या क्या होता है कि जब हम गुड्स जो हमारे पास, हम अपनी कंट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी कंजप्शन के बाद जो क्या बचती है, एक्स्ट्रा गुड्स बचती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे पास होती हैं, हम उनको क्या करते हैं, बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से बाहर की कंट्री से भी हम लोग कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है बाहर फॉरेन कंट्री से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जो हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, तो यही हमारा क्या होता है, फॉरेन ट्रेड। ओके, तो हम ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश रूल के अंडर जो है ना, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। और हमने जैसे वैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि प्री ब्रिटिश रूल हमारी जो गुड्स थी, उनकी वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ज़्यादा वो क्या था, फेमस था। और इतनी, क्योंकि हमारी जो गुड्स होती थी वो इतनी ज़्यादा मतलब उनकी क्वालिटी इतनी हाई होती थी। एक तो इस तरह की गुड्स कहीं किसी भी और कंट्री में नहीं मिलती थी, दूसरा वो इतनी क्वालिटी उनकी हाई होती थी कि वो मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ओके, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आए, तो अब ब्रिटिशों ने क्या करना था, जब कोई रूल करता है, जब कोई हम किसी कंट्री पर शासन करता है, तो वो ये सोचता है कि भाई मैं क्या करूं कि जो मैं ऐसे करूं, जैसे मान लो आप कहीं से एक गुरु और शिष्य की भी बात होती है, या आप कहें कि मान लो एक शॉप है, उस शॉप पर जो शॉपकीपर है वो अपने अंडर किसी वर्कर को रखता है, तो वो हमेशा वर्कर को ये चाहेगा कि उसको वो सारी चीजें ना पता चले, जिससे कि ये अलग से वही उसी के जैसा काम जो है कोई अलग खोल कर बैठ जाए, ठीक है। तो वो ऐसे कोई भी चीजें जो है वो करवाना नहीं चाहता उससे, या उसको वो चीजें सिखाना नहीं चाहता। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश थे ना, वो भी ऐसा ही चाहते थे कि भाई जो फॉरेन ट्रेड है, अगर इसी तरीके से ये वर्ल्ड में फेमस रहा और ये तो अपने आप ही अपनी इकोनॉमी को चलाएगा, तो हम इनके ऊपर राज कैसे करेंगे? अगर ये अपनी इकोनॉमी को खुद चलाते हैं, ठीक है, और खुद डेवलप होते हैं, तो फिर हम जो है इनके ऊपर कभी भी शासन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, फॉरेन ट्रेड जो था उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, उसको डैमेज कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया हमारी कंट्री के। So Indians had acquired eminence in the area of foreign trade, and since ancient time, so the Romans used to call India the sink of the world's bullion. But the British rule in India brought an end to it. सो इंडिया वॉज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स। आपको जैसे आपने पहले भी डिस्कस किया है हम लोगों ने कि ये वेल नोन एक्सपोर्टर था किसका, फिनिश गुड्स का। किससे पहले? ब्रिटिशों से पहले। जैसे कि फाइन को सच एज फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क, प्रीसियस स्टोन। ओके, तो इन सब का ये क्या था, इन फिनिश गुड्स का ये एक्सपोर्टर था। एंड बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन ब्रिटिशों ने उसको कहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, उन्हें रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर के रूप में इंडिया को कन्वर्ट कर दिया। एंड इंपोर्टर किसका बना दिया, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का उसने इंपोर्टर बना दिया। और ये किस वजह से किया, ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये कैसे किया उन्होंने, अडोप्ट डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ठीक है, ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ परस्यू बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, कुछ एक
जैसे जो था स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. सो फर्स्ट जो था, फर्स्ट क्या था, नेट ऑफ, yes, net exporter of primary products and importer of finished goods. ठीक है, वैसे तो हम लोग पहले ये क्लियर कर चुके हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब रॉ मटेरियल, कि वो आप क्या बन चुके थे ब्रिटिश रूल में के अंदर, कि प्राइमरी प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर, नेट एक्सपोर्टर बन चुके थे, और फिनिश गुड्स के वो इंपोर्टर हो चुके थे. और हमने ये डिस्कस किया था वो किस तरीके से उन्होंने किया था, जो उन्होंने अपनी पॉलिसीज जो अडॉप्ट की थी, टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो रॉ मटेरियल के ऊपर के जो एक्सपोर्ट था उसके ऊपर उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया. इसी तरीके से जो फिनिश गुड्स होती थी, जो ब्रिटेन से इधर आती थी, ये लोग इंपोर्ट करते थे, उसे भी उन्होंने टैरिफ फ्री कर दिया. तो क्या हुआ कि दोनों तरफ से टैक्स जो है बिल्कुल हटा दिए. तो अब जो चीज, जो रॉ मटेरियल हमें यहाँ पर 50 रुपीज का या 500 रुपीज का जो रॉ मटेरियल हम बना रहे हैं, वही सेम वही रॉ मटेरियल की वैल्यू में, मतलब उसी वैल्यू में वो रॉ मटेरियल अब ब्रिटेन में भी मिल रहा था, क्योंकि वही 500 रुपीज का अगर रॉ मटेरियल है, तो अब उसके ऊपर कोई टैक्स तो लग नहीं रहा था जब हम एक्सपोर्ट करते थे. तो वो एज इट इज उन्हीं 500 रुपीज के कॉस्ट के ऊपर वो हमें, वो ब्रिटेन में भी उनको अवेलेबल हो रहा था. अब वो क्या करते थे, उस रॉ मटेरियल का यूज करते थे, और देन वो मान लो उन्होंने उससे 100 यूनिट्स बना ली. ओके, किसी भी चीज की, चाहे उससे मान लो अगर वो वुड का यूज करते हैं, ठीक है, वुड से वो फर्नीचर बनाते हैं, मान लो उन्होंने 20 चेयर्स बना दी या 20 टेबल्स बना दी, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने वो 50 रुपीज 500 रुपीज के उससे उन्होंने रॉ मटेरियल लिया, लेकिन बाद में उन्होंने क्या करा, उसको जब उन्होंने उससे प्रोडक्ट बना लिया, तो उन्होंने एक-एक जो टेबल है, वो मान लो उन्होंने आगे 500 रुपीज में उन्होंने सेल की. ठीक है, तो उन्होंने वही प्रोडक्ट हमें क्या करा, ये 500 से आपने की 1000 रुपीज की एक अगर उन्होंने चेयर सेल की, तो वो क्या करते थे, हमारे इंडिया में ही उनको एक्सपोर्ट करते थे. हम लोग क्या करते थे, उसे इम्पोर्ट करते थे. क्यों करते थे? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ये फिनिश गुड्स थी, वो पूरी तरीके से अब उनके जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी. हमें यहाँ पर फिनिश गुड्स नहीं मिलती थी, तो हमें वो बाहर से मजबूरन इंपोर्ट करनी पड़ती थी. तो इन्होंने क्या करा, उस उनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो फ्री कर दी, ताकि जो प्राइस के ऊपर वो उन्हें सेल कर रहे हैं उसी प्राइस में वो उन्हें मिले, और उससे क्या हो कि वो एक तो बहुत ज्यादा महंगी नहीं हो पाती थी, टैक्स लगता तो और ज्यादा महंगी हो जाती, और जिससे कि हमारे जो इंडियंस है वो उसको परचेज नहीं कर पाते. तो उन्होंने इसीलिए उनके ऊपर इंपोर्ट फ्री टैक्स जो है उन्होंने कर दिया, जिसकी वजह से वो उस रेट में, जिस रेट पर वो सेल करते थे, उस रेट में ही हमें इंडिया में मिलती थी, और लोग जो है उनकी डिमांड जो है उन चीजों के लिए बढ़ने लगे. ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हम पीछे जो है ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं. So students, so owing to colonial exploitation of the Indian economy, India become net exporter of raw material and primary product like raw silk, cotton, wool, jute, indigo, sugar. Okay, and on the other hand, it become net importer of the finished goods produced by the British industry. So our imports included, अगर हम अपने imports की बात करें कि हम कौन-कौन सी finished goods को इंपोर्ट करते थे, जैसे सो आर इंपोर्ट्स इंक्लूडेड कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ्स बिसाइड सेवरल टाइप्स ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन इंग्लैंड. तो ये ना जो डिपेंड करता था कि वहां पर इंग्लैंड में कैपिटल गुड्स कौन किस तरह के कैपिटल गुड्स वो बना रहे हैं और किस तरीके का उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता था. उसके बाद वो फिनिश गुड्स हमारे पास आती थी. सो कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है रिफ्लेक्ट अंडर बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी को क्या करा, वो मतलब कि ये जो थी हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, इसकी कंपोजिशन से इंडियन इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से बैकवर्डनेस को दिखाती है. ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, इसकी जो ये कंपोजिशन की गई ब्रिटिशों के द्वारा, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से उसकी बैकवर्डनेस को ये रिप्रेजेंट करती है. सो सेकंड इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ फॉरेन इंडिया फॉरेन ट्रेड. अब मोनोपोली क्या होता है? एक अधिकार, यानी एक ही का अधिकार, एक का पूरा फुली कंट्रोल हो जाना.
सो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। अब ब्रिटिशों की क्या हो गई, इंडिया फॉरेन ट्रेड के ऊपर उनकी मोनोपोली होगी, वो उनका पूरी तरीके से कंट्रोल उन्होंने इंडिया फॉरेन ट्रेड के ऊपर कर लिया। तो वो कैसे किया, एक्चुअली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री came under monopoly control of the British government. And in this context, two observations are critical significance. First is more than 50% of the India's foreign trade was directed towards Great Britain. कि इसमें क्या था कि इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशों ने इन्होंने इंडिया के 50% से ज्यादा का पार्ट, ठीक है, जो वो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था, तो उसका 50% से अबव वो सारा वो ब्रिटेन में जाता था, ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करते थे, और थोड़ा बहुत ही पोर्शन ऐसा होता था जो वो किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे। और दूसरा, उन्होंने इस चीज को रोकने के लिए कि वो बाहर दूसरे देशों को, वो दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट ना करें, तो वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया कि अगर वो किसी और कंट्री को इन रॉ मटेरियल का ये प्रोडक्ट प्राइमरी ये जो भी प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं किसी और कंट्री को, तो उसके ऊपर उन्होंने डबल टैक्स लगा दिए, टैक्स को डबल कर दिया। तो उससे टैक्स को डबल करने से क्या हुआ, अपने लिए तो उन्होंने फ्री कर दिया टैक्स, लेकिन दूसरी कंट्रीज के लिए जैसे के लिए उन्होंने तो डबल करने का मतलब क्या हुआ कि अब जो रेट यहाँ पर, मान लो जो इंडिया से जिस रेट के ऊपर वो एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरी कंट्रीज में, वहां पर वो उन्हें डबल रेट में मिलेंगी। तो डबल रेट में मिलने से क्या हुआ कि दूसरी कंट्रीज में वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती थी, और वहां पर उन चीजों की डिमांड जो है वो कम हो गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। तो सिर्फ क्या हुआ, फिर इंडिया के पास सिर्फ एक ही उनके पास सामने एक ही रह गया उनके पास जरिया कि वो किसको एक्सपोर्ट करें, ब्रिटेन को। तो एक तरीके से मोर देन 50% जो है एक्सपोर्ट कहाँ किया जाने लगा, ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन ब्रिटेन में जो है वो जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो है फॉरेन ट्रेड के ऊपर, इंडिया फॉरेन ट्रेड के ऊपर पूरे फुली कंट्रोल किया हुआ था, अपनी मोनोपोली बनाई हुई थी। So while exports of primary product raw material from India supplied inputs to the British industry, import of finished goods from Britain provided a huge market to the British industry. अब ये भी आपको पता है कि भाई अगर वहां पर अगर रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहां से जब वो उसी रॉ मटेरियल का यूज करके फिनिश गुड्स बनाते थे, फाइनल गुड्स बनाते थे, तो उन्हीं फाइनल गुड्स के लिए जो मार्केट चाहिए थी वो कहाँ पर थी, इंडियन मार्केट को चूज किया। यानी कि उन्होंने, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने उस अपने गुड्स के, अपनी फिनिश गुड्स का क्या किया, एक्सपोर्ट कहाँ पर किया, हमारे इंडिया में। ओके, और हमें ही, हमारे ही प्रोडक्ट हमें ही डबल रेट पर हमें मिले, सेल होने लगे हमारे पास, हम उन्हें परचेज करते थे। तो एक्चुअली स्टूडेंट क्या था यहाँ पर ना, एक ना वो एक ना स्यूज कैनल एंड स्यूज कैनल थी, जो कि ब्रिटिशों के द्वारा बनाई गई थी, कि टेम्परेरी इन्होंने एक ना एक कैनल बना ली। वो उसमें क्या था कि पहले जब इंडिया से रॉ मटेरियल कहाँ जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था तब ब्रिटेन में, तो उनको पूरा घूम के जाना पड़ता था, ठीक है, वहां तक पहुंचाना पड़ता था। लेकिन उससे क्या होता था, उनके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी। तो इन्होंने क्या करा, उन्होंने एक स्यूज कैनल बनाई, एक टेम्परेरी। और अब क्या था कि अब ये जो कैनल बनाई गई, इस कैनल का को इन्होंने कब बनाया, 1869 में इसको बनाया। और यहाँ से अब क्या था, डायरेक्ट इंडिया से ब्रिटेन के लिए एक पाथ बन गया, जिसके जरिए वो क्या करते थे, उस कैनल के जरिए वो यहाँ से रॉ मटेरियल डायरेक्टली ब्रिटेन में भेज सकते थे, जिससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट थी वो भी कम हो गई। तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम होगी, यानी कि उनके लिए और ज्यादा चीप हो गया वो रॉ मटेरियल। सो पहले क्या होता था, पहले तो जब वो घूम कर लेके जाया जाता था, तो उसमें जो अफ्रीकन कंटिनेंट था, वहां से भी होकर जाता था। लेकिन अब ये जो अफ्रीकन कंटिनेंट थे या और थे, वो अब सब के सब जो हैं एक तरफ कर दिए गए, अब उनमें से होकर नहीं जाता था, डायरेक्ट इंडिया से इस सुएज कैनल के जरिए डायरेक्ट वो इंडिया से ब्रिटेन में पहुंचने लगा, जिससे कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हुई, और
इन और ब्रिटेन के लोगों को वहां पर वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को उसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होने की वजह से और दूसरा टैक्स ना देने की वजह से वो रॉ मटेरियल बहुत कम दामों पर उन्हें मिलने लगा. Okay, so students, actually, yes, so you can say the opening of Suez Canal in 1869 significantly reduced the cost of transportation of the goods between Britain and India, because this canal served as a direct route for the ships operating between India and Britain, avoiding the African continent. So a significant reduction in transport cost promoted monopoly control of India's foreign trade by the British. दी गई इस कैनल ने कि पूरी तरीके से मोनोपोली जो है वो इंडिया फॉरेन ट्रेड पर किसकी हो गई, ब्रिटिशों की हो गई. ओके, so yes, so you can say कि policy of the British government resulted in a monopoly control of the India's foreign trade, and export and imports were largely restricted to be between India and Britain. अब इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ही रिस्ट्रिक्टेड होकर रह गया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी अभी इन्हीं दोनों के बीच में क्या होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था. ठीक है, सो इंडियाज एक्सपोर्ट प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री, while India's imports provided a huge market for the British industry. So so ये जो है, these are typical characteristics of a backward economy. तो ये एक तरीके से ये जितनी भी हैं ये पॉइंट्स हैं, ये किसको दिखाते हैं, एक बैकवर्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड पॉइंट जो स्टूडेंट्स है, एक्चुअली थर्ड पॉइंट है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश. अब सरप्लस ट्रेड क्या होता है, व्हेन द एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट. ठीक है, जब हम जो भी चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं, ग्रेटर देन हो जाते हैं इंपोर्ट से, तो हमें वहां पर हमारा ट्रेड कैसा होता है, सरप्लस ट्रेड. ओके, तो हम इससे हमने पहले हम जो है मैक्रो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं सरप्लस ट्रेड, डेफिसिट ट्रेड, ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड लास्ट चैप्टर में. तो सरप्लस ट्रेड में जो हमारा एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, तो वहां पर सरप्लस ट्रेड होता है. कहते हैं लेकिन ये जो सरप्लस ट्रेड था, देखिए कितनी मतलब आप लोग भी सरप्राइज होंगे कि सरप्लस ट्रेड था, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे, इंपोर्ट कम थे, फिर भी हमें हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप नहीं हुई. फिर भी जब ब्रिटिश ये इकोनॉमी छोड़कर गए तो उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से बैकवर्ड थी. क्यों थी, जब हमारे पास सरप्लस ट्रेड था हमारा ब्रिटिश रूल के टाइम पर भी, तो भी हम जो है उस टाइम बैकवर्ड इकोनॉमी थी हमारी इतनी. तो क्यों थी, क्योंकि जितना भी सरप्लस ट्रेड था उसका बेनिफिट कौन उठा रहे थे, ब्रिटिश. और वो कैसे उठा रहे थे, एक्चुअली सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिशरिज्म आर एक्सपोर्ट एक्सीडेड आर इंपोर्ट्स एंड इट इम्प्लाइड अ सरप्लस ऑफ बैलेंस ट्रेड. बट यहाँ पर कुछ एक जो पॉइंट्स हैं इसमें कि क्यों हमें मतलब कि सरप्लस ट्रेड होने के बावजूद भी हमें क्यों उसका बेनिफिट नहीं मिला. अब आज के टाइम की अगर हम बात करें, आज अगर हमारे पास सरप्लस ट्रेड होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस सरप्लस को हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट पर लगाती है. ठीक है, लेकिन उस टाइम पर जब ब्रिटिश रूल था, तब जब सरप्लस ट्रेड था, उस टाइम पर उस सरप्लस को हमारी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने पर नहीं लगाया गया. किसी तरीके की कोई डेवलपमेंट के लिए किसी तरीके का कोई वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती थी. क्या करते थे ब्रिटिश जो है, उसको सिर्फ अपने लिए यूज करते थे, जैसे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च ना करना, अपने ऑफिसेज वगैरह जो हैं उनको मेंटेन करना. अगर वो किसी से कोई वॉर लड़ रहे हैं तो वॉर में जो भी कोई मान लो कुछ खर्चा हुआ या उनके कोई लॉस हो गया, तो उस लॉस को भी वो इसी सरप्लस से पूरा करते थे. तो उससे डेवलपमेंट तो कुछ नहीं, डेवलपमेंट के ऊपर तो उन्होंने कहीं खर्चा नहीं किया. इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट पे तो कहीं पैसा नहीं लगाया उस सरप्लस को, सिर्फ उसको किसके ऊपर सारा स्पेंड किया, अपने ऊपर, अपने ऊपर, अपने ऑफिसेज पर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर. ठीक है, तो इस तरीके से इसी वजह से जो है, जो ये सरप्लस होने के बावजूद भी हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड रही. So this surplus are owing largely to the export of primary goods, not the industrial goods, which is a sign of economic backwardness. ठीक है, ये तो सरप्लस
पहले ये सरप्लस किस वजह से था, जो क्योंकि हम लोग प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे, यानी रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे, ना कि कोई इंडस्ट्रियल गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही साइन एक हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को दिखाता है कि ये जो सरप्लस आया ये हमारी खुद के रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने से आता था। सेकेंड, द ट्रेड सरप्लस वॉज नॉट यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। उस सरप्लस का यूज कभी भी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं किया गया। So instead, it was used to meet first administrative expenses of the British government in India, and second expenses of wars fought by the British government. And administrative and war expenses led to a huge drain of wealth from India. Expenses के ऊपर ये किया था, हमारे जो वेल्थ थी वो वेल्थ है उसका ड्रेन होने लगा, वो हमारी जो वेल्थ है वो वहां से हमारे यहाँ से निकल कर वहां जाने लगी। सो इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। Okay, so so you can say that the surplus generated as of trade was only spent to meet administrative and war expenses by the British government in India. And second, these expenses led to a huge drain of wealth as it was not used for investment, क्योंकि इनका investment के लिए use नहीं किया गया। तो ये हमारे यहाँ से wealth का जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो वो निकल यहाँ से जाने लगी, उसका ड्रेनिंग होने लगा, and consequently poverty and backwardness was elevated. Okay, so ये जो था ये हमारा था फॉरेन। सो इस फॉरेन ट्रेड में अंडर ब्रिटिश रूल जो ये फॉरेन ट्रेड के 3 पॉइंट है स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये तीनों पॉइंट जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एग्जाम में जो है ना ये वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन तो आता है ही है, ठीक है ना, क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। सो ये 3 पॉइंट है 3 पॉइंट कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो ये इजी भी है, और इनमें से क्वेश्चन आने के भी पूरे चांस रहते हैं। ओके, so students, now we will discuss our next topic, demographic profile during the British rule. अब ये स्टूडेंट्स, so what is demographic profile? डेमोग्राफिक अगर हमें यही नहीं पता कि क्या है ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल, तो एक्चुअली ज्यादातर किसी को नहीं पता होता, बस ये पढ़ लेते हैं कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमने पढ़ना है ब्रिटिश रूल के अंदर कि क्या था उस टाइम पर, कैसा था। तो डेमोग्राफिक का मतलब पता होना चाहिए। डेमोग्राफी कहते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो हमारी पॉपुलेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स, कैसे, जैसे कि हमारी जो पॉपुलेशन है कंट्री की, उसमें क्या है कि कितनी बर्थ रेट है, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने छोटे बच्चे कितनों का जन्म हो रहा है, कितने उसमें से मर रहे हैं, कैसा लिटरेसी रेट है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं। तो इस तरीके से और कितना हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कैसी है, तो ये क्या होता है, ये होता है डेमोग्राफिक। ओके, सो हम लोग जो है ब्रिटिश के अंडर, ब्रिटिश रूल के अंडर ये देखेंगे कि हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था। सो यहाँ पर हम जो फोकस करते हैं, फर्स्ट हमारे पास है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ओके, सो बर्थ रेट ये बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, नियरली 48 to 40 पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है बच्चे, बर्थ रेट क्या है कि आपके पास पर थाउजेंड में हम लोग देखते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट पर थाउजेंड, यानी कि एक 1000 में से कितने जो है उसमें कितने तो का बर्थ हुआ, और कितने उन 1000 में से कितने जो है वो मरे, जिनकी किनकी डेथ हुई है, कितनों की डेथ हुई है। तो 1000 पे अगर हम बात करें, 1000 के हिसाब से हम लोग लेते हैं कि पर थाउजेंड हमारे पास कितनी बर्थ रेट है और कितनी डेथ रेट है, ठीक है, ये हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट। अब हमने कहा कि उस टाइम पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा हाई थी, ठीक है। बर्थ रेट जो थी वो उस टाइम पर नियर अबाउट कितनी थी बर्थ रेट, देन 48, एंड डेथ रेट कितनी थी 40। तो हमें ये लगता है कि अगर हम ये देखें तो हमें लगता है कि क्या ये 1000 में अगर 48 उनके ऊपर जो है 48 के बर्थ हो गया, या 40 जो है वो उनकी डेथ हो गई, तो क्या बहुत ज्यादा है ये, नहीं। तो हमें वो ज्यादा नहीं लगता, लेकिन ये बहुत ज्यादा था। कैसे, अगर मान लो अभी तो हमने जस्ट ये, तो ये पर पे है ना, पर थाउजेंड है ना, अगर मान लो हम इनके आगे फिगर बढ़ाते चले जाएं, मान लो हम ये फिगर बढ़ाते चले जाएं, तो इतनी पॉपुलेशन पे कितने हो गए, उसी के ऊपर आगे और हम 4 और लगा दें, तो बताओ कितने लोग बर्थ होगी और कितने लोग जो हैं आगे
कितनों की डेथ हो गई। तो आप देखिए कि ये आपको अमाउंट देखो कितना लग रहा है ये फिगर, कि इतने जो ये आपके पास आ गए 4 लाख जो है वो उनकी वो क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो आप ये देखिए कि अगर हम पर थाउजेंड के हिसाब से देखते हैं तो हमें लगता है ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम इसको रियलिटी में देखें कि हमें टोटल पॉपुलेशन पे देखना है आगे, तो हमारे यहाँ पर कितनी बर्थ रेट हुई और कितनी डेथ रेट हुई, तो ये उस टाइम पर बहुत ज्यादा थी। और ये उस टाइम पे का मतलब कब कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या था, 1921 से पहले का हम देख रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि 1921 को हम लोग क्या मान के चलते हैं, 91 को 1921 को हम लेते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये हम लेके चलते हैं 1921 को। और इससे पहले ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड यानी कि इससे पहले का पीरियड और इससे बाद का पीरियड, तो इससे 1921 से पहले जो था क्या था, उस टाइम पर बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई थी। लेकिन क्या हुआ 1921 में एक डिवीजन हुआ जिसके अंदर ना कुछ इम्प्रूवमेंट की गई, कुछ सुधार किए गए, जिससे कि इनमें जो है थोड़ी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई, और उसके बाद जो है 1921 के बाद ये इम्प्रूवमेंट होती चली गई। ठीक है, तो इसीलिए ना 1921 को ना हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का ईयर लेते हैं, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन भी जाता है कि आपका 1921 जो है वो कौन सा ईयर बोला जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ओके, सो या आपसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का के लिए ईयर पूछ लेते हैं कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है वो कौन सा ईयर है, वो 1921 का। तो अब यहाँ पर जो हम मेन समझने वाली बात क्या है कि हमने ना एक्चुअली क्या क्या हुआ है कि हमने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए थ्री स्टेजेस ली हुई हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। जो फर्स्ट स्टेज होती है, जो फर्स्ट स्टेज होती है वो हमारी क्या होती है, फर्स्ट स्टेज जिसके अंदर हाई हमारी बर्थ रेट होती है और हाई हमारी डेथ रेट होती है। बर्थ रेट और डेथ रेट जब दोनों ही क्या होती हैं, हाई होती हैं, तो वो हमारी क्या होगी, फर्स्ट स्टेज। ओके, तो वो फर्स्ट स्टेज होगी, और वो वाली स्टेज कौन सी होती है, बैकवर्डनेस की, बैकवर्ड इकोनॉमी की स्टेज होती है। तो 1921 से पहले इट मींस हमारी फर्स्ट स्टेज थी जिसके अंदर हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी थी। ओके, उसके बाद सेकंड होती है, सेकंड स्टेज होती है जिसको हम इन्फेंट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, नव इन्फेंट क्या होता है, जो शिशु होता है, नवजात होती है स्टेज। ओके, इनिशियल स्टेज जो होती है डेवलपमेंट के लिए जब हम स्टार्टिंग करते हैं। तो सेकंड स्टेज में क्या था, सेकंड स्टेज हम लेते हैं जब हाई तो बर्थ रेट तो, और सॉरी इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, सेकंड स्टेज के अंदर लो हमारे पास हाई बर्थ रेट हो जाती है, और इसमें हमारे पास क्या हो गया कि सॉरी लो बर्थ रेट होगी और हाई डेथ रेट होगी, लो बर्थ रेट होगी हाई, और हाई डेथ रेट होगी। सॉरी उल्टा हो गया, ये हमारे पास क्या होगी, हाई बर्थ रेट होगी और लो डेथ रेट होगी। ये यानी अब हमारी डेथ रेट कम हो गई और बर्थ रेट ज्यादा है। तो डेथ रेट कम होने का मतलब क्या कि लोग यहाँ पर आके थोड़े ना आने जैसे इम्प्लॉयड होना मतलब कि वो एजुकेटेड होना शुरू हो गए, लोगों अवेयर हो गए, लोगों को पता है कि अब हमें अपने हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या हमें कैसे हम जो है जो अगर हम कोई बीमार हो जाते हैं तो हमें किस तरीके से से अपना इलाज करवाना है, या वो कॉन्शियस हो गए अपनी हेल्थ को लेकर। तो वहां पर क्या हो जाता है कि डेथ रेट जो है, यानी या आप ये कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो जाती है जब इकोनॉमी के अंदर जैसे हॉस्पिटल्स खुल जाते हैं, डॉक्टर्स की नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज या डिस्पेंसरीज वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज को लेकर। देन वहां पर क्या होता है, डेथ रेट जो है वो लो होनी शुरू हो जाती है, लेकिन बर्थ रेट जो है अभी भी यहाँ पर हाई है। तो वो फर्स्ट सेकंड स्टेज होती है जो इन्फेंट स्टेज होती है। ठीक है, एंड एक थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है डेवलपमेंट की स्टेज। ठीक है, जहां पर क्या होगा, जहां पर हमारे पास ये दोनों ही लो हो जाएंगे, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, दोनों ही हमारे लो हो गए। ठीक है, दोनों ही लो हो जाने का मतलब कि आप पूरी तरीके से लोग जो है हर चीज के मामले में अवेयर हैं, और वो डेवलपमेंट की स्टेज हो जाती है जहां पर बर्थ रेट भी इकोनॉमी में लो हो जाती है और डेथ रेट भी इकोनॉमी में लो हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से जो ये डेवलपमेंट की थ्री स्टेजेस हमारे पास होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। सो 1921 से पहले जब हम कह रहे हैं कि बर्थ रेट भी और डेथ रेट दोनों हमारी काफी हाई है, बर्थ रेट 48 और डेथ रेट 40 है,
इट मीन्स नियर अबाउट आप ये कहें कि 18% और ये नियर अबाउट 15%, ये 18% हो गई और ये 15% होगी, तो ये काफी हाई रेट है। और यहाँ पर ये हमारी कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। ओके, सो इसीलिए इससे क्या होता है, जब इस तरीके से बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होती हैं तो वहां पर जो कंट्री में पॉवर्टी है वो भी आपको बहुत ज्यादा हाई उसका लेवल मिलेगा। सो सेकेंड इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, जिसके अंदर क्या होता है कि 1 साल से पहले ही जो बच्चे मतलब अपना फर्स्ट बर्थडे नहीं मना पाते और अब पैदा होने से लेके 1 साल से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है, और ये भी हम 1000 के ऊपर इनको कैलकुलेट करते हैं कि 1000 पे कितने कितने जो हैं छोटे बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हुई है। जैसे इन्फेंट मतलब शिशु हो गया ना, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर per 1000 live births. So it was very high on that period. So it was about 218, मतलब 218, 218 पर 1000 उस टाइम पर जो है 1000 पर 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी। वाइल अप लेकिन आज के टाइम में ये काफी इंप्रूवमेंट है। सो वाइल अप एट प्रेजेंट इट इज 32 पर 1000, आज के टाइम में ये 32 है। सो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम पॉवर्टी। ओके, एंड थर्ड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि एवरेज एज, हम जैसे किसी पूछ लेते हैं ना कि मान हम कहें कि आजकल लोग कितना कितना एवरेज जी लेते हैं, हम आपस में भी डिस्कस कर लेते हैं कितना जीता है, ज्यादा से ज्यादा आज की ये हो गई है 60 या 65 या 70, तो इतना ही एवरेज रहता है, इसके बाद तो कोई भरोसा नहीं है इंसान का। तो हमारे इंडिया के अंदर जो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, और इट वाज लो एज 32 ईयर्स। उस टाइम पर केवल ये 32 ईयर्स ही, यानी उस टाइम पर, जो आज के टाइम में तो अभी 32 ईयर्स में बच्चों ने कुछ किया भी नहीं होता, मतलब नॉर्मल वो अभी तो वो स्टडी कर रहे होते हैं या अपनी लाइफ को सेटल कर रहे होते हैं, और उस टाइम पर वो क्या हो जाते थे, वो क्या कर देते थे, दुनिया ही छोड़कर चले जाते थे। तो 32 ईयर्स की जो थी उस टाइम पर एवरेज थी, एंड प्रेजेंटली इट इज 69.4 ईयर्स। So low life expectancy reflect lack of healthcare facilities, lack of awareness, as well as lack of means of avail that. Okay, so next is literacy rate. सो लिटरेसी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट देखो, लिटरेट होना और एजुकेटेड होना दोनों में डिफरेंस है। एजुकेटेड होने मतलब है कि आप किसी में आपकी क्या है स्पेशलाइजेशन होगी, आपके अंदर कोई स्किल है किसी चीज का, तो लेकिन लिटरेट कौन होते हैं, जो सिर्फ पढ़ लिख सकते हो उनको हम लिटरेसी, हम उसको लिटरेट मिलती हैं। सो लिटरेसी रेट यानी जिसको पढ़ना लिखना समझना आता है, पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है और समझ भी सकता है, किसी भी एक लैंग्वेज को वो पढ़ ले, लिख ले या समझ ले, वो लिटरेसी रेट के अंदर आ जाएगा। इसमें पर्टिकुलरली आप किसी एक लैंग्वेज को नहीं ले सकते। आप अगर कोई किसी भी लैंग्वेज को, किसी एक लैंग्वेज को पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, तो वो लिटरेसी रेट में लिटरेट के अंदर आता है। सो लिटरेसी रेट रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट was nearly 16%। उस टाइम पर ये कितनी थी, सिर्फ 16%, यानी, और ये कितने पे होती है, 100 पर। ठीक है, यहाँ पर लिटरेसी रेट हम देखते हैं 100 पर, यानी अगर हम 100 को दे तो 100 पीपल में आपको सिर्फ 16 जो हैं आपको वहां पर लिटरेट मिलेंगे। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टिंग, जो किसको रिफ्लेक्ट करता है, सोशल बैकवर्डनेस एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। एंड उस टाइम पर अगर आप ये कह देखो, टोटल तो ये तो 16% का, और अगर हम उस टाइम पर फीमेल की बात करें तो उसमें फीमेल लिटरेसी रेट वो भी क्या था, वो भी बहुत ज्यादा उसकी हालत बुरी थी, वो उससे भी गई गई हुई थी। वो कितनी थी, सिर्फ 7%, यानी उस टाइम पर सिर्फ 7% जो फीमेल पॉपुलेशन थी वो लिटरेट आपको मिलती थी। So this indicate gender bias in the society. Okay, so student, I think it's sufficient today. So that's all for today. Have a good day.